स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सेंसस के पर्सपेक्टिव से है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि आने वाले समय के अंदर सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाएगा। मार्च 2027 का जो टाइम पीरियड है उसको कंक्लूडिंग टाइम पीरियड रखा गया है कि जब तक सेंसस है वो कंप्लीट वे के अंदर कंडक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के पर्सपेक्टिव से आने वाले समय के अंदर जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज किया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो किस एक्ट के थ्रू यहाँ पे रिलीज होगा? तो सेंसस एक्ट है 1948 का, जब फर्स्ट समय इंडिया के अंदर सेंसस को कंडक्ट किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में। तो उसी एक्ट के थ्रू जो गजट नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाता है, जिसके अंदर टाइम पीरियड है, कितने फेज के अंदर में कंडक्ट होगा, किस मोड के अंदर में सेंसस है वो कंडक्ट होगा, सभी इंफॉर्मेशंस को मेंशन किया जाता है। सेंसस जो कंडक्ट होगा वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर में कैरी आउट होगा। डिजिटल वे के थ्रू ही जो डाटाज हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री के अंदर में सेंसस कंडक्ट का जो एक्सरसाइज है वो आपको डिजिटल वे के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कास्ट के जो डाटाज हैं वो कॉलोनियल एरा के समय में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो कास्ट के डाटाज को बेसिकली इंक्लूड किया करते थे सेंसस के एक्सरसाइज के अंदर में। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट टाइम यहाँ पे कास्ट डाटाज हैं उनको कंडक्ट इंक्लूड भी किया जाएगा और उनको रिलीज भी किया जाएगा पब्लिक डोमेन के अंदर। लास्ट टाइम 2011 का जब सेंसस कंडक्ट हुआ था तो उस समय भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू उसको कंडक्ट किया गया। उस दौरान में भी कास्ट डाटाज का जो कलेक्शन तो हुआ था, पर पब्लिक डोमेन के अंदर में उन डाटाज का जो रिलीज है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया था। पब्लिक डोमेन के अंदर में कास्ट के जो डाटाज हैं वो कब रिलीज हुए थे? लास्ट टाइम में 1931 के समय, कॉलोनियल एरा के समय में उन डाटाज को रिलीज है वो किया गया था। स्टूडेंट, 2026 का जो सेंसस है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से है? एक तो आप देखिए कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वो इंक्रीज होंगे आने वाले समय के अंदर। डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है वो भी कंडक्ट होगा। लास्ट टाइम 84th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया था। अब उसमें बताया गया था कि 2026 तक जो सीट्स हैं वो फ्रीज हैं। अब 26 के समय ये सेंसस जो कंडक्ट हुआ है उसी के थ्रू जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मींस 26 का जो सेंसस है उसी के ऊपर में बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंडक्ट है वो होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2011 के समय सेंसस कंडक्ट हुआ था। अब काफ़ी गैप हो चुका है, कोविड-19 की वजह से डिस्टर्बेंस वो क्रिएट हुआ। और अब आने वाले समय में जब इंक्लूड होगा तो उसके थ्रू जो बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे के अंदर किया जा सके। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कंटिन्यूस एलिगेशंस लगाए गए हैं कि डिले होने की वजह से जो स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाता है, उनको प्रॉपर बेनिफिट है वो नहीं रिसीव हो पाता है। तो आप देखिए कि उनका भी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होगा सोशल सिक्योरिटी का जो स्कीम है उनके रिगार्डिंग में। आपको यहाँ पे सेंसस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री के अंदर में सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? तो स्टूडेंट्स 1871 का वो समय है जब फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री के अंदर सेंसस है वो कंडक्ट होता है। उस समय इंडिया के वॉइस रॉय कौन हुआ करते थे? आप देखिए कि वॉइस रॉय का जो पोस्ट है वो आ चुका था। गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो 1858 तक था, क्योंकि 1857 के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आते हैं हमारे कंट्री के अंदर में। तो वॉइस रॉय का पोस्ट आ चुका था। तो कौन वॉइस रॉय हुआ करते थे उस समय में? लॉर्ड मायो नाम के जो पर्सन हैं, उनके कुछ कॉलेज भी सिचुएटेड हैं इंडिया के अंदर में। मायो कॉलेज है जो राजस्थान अजमेर के अंदर में है। तो आप देखिए कि जो लॉर्ड मायो हैं उनके समय में फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट हुआ। हमारे जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर हैं, ये जो सेंसस कंडक्ट हुआ था वो नॉन सिंक्रोनिस सेंसस था। फिर फर्स्ट टाइम में जो सिंक्रोनिस वे के अंदर में जो सेंसस कंडक्ट होता है वो 1881 के समय है। उस दौरान में हमारे वॉइसरॉय कौन हुआ करते थे? रिपन नाम के जो पर्सन हैं, रिपन नाम के जो पर्सन हैं वो यहाँ पे वॉइसरॉय हुआ करते थे। काफ़ी फेमस पर्सन हैं। आप देखिए कि फैक्ट्री एक्ट के लिए भी इनको जाना करते हैं। हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है इनके समय में, और इन्हीं को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं।
तो उस दौरान में फर्स्ट सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे WC प्लोडेन नाम से एक पर्सन है, वो उस समय सेंसस कमिश्नर हैं, उनके लीडरशिप के अंदर में ये कंडक्ट हुआ। और उसके बाद में कंटिन्यूस एवरी 10 ईयर के बेसिस पे ये एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिलता है। अभी तक इंडिपेंडेंस इंडिया के जो हमारा इंडिपेंडेंस को हमने अचीव किया, उसके बाद में आप देखिए कि कब कितना बार जो सेंसस है वो कंडक्ट हुआ है, क्योंकि यूपीएससी ने लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का पेपर था 24 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा था डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज के बारे में कि कितनी बार कंडक्ट हुआ है, और उसके अंदर ऑप्शन भी इसी तरीके से दिए गए थे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आपसे सेंसस के बारे में पूछ लिया जाए तो आप देखिए कि कंटिन्यूस कंडक्ट हुआ है 1951 से लेकर आप कंटिन्यूस इसको 2011 तक देखिए, फिर 21 के समय कंडक्ट होता, बट उस समय कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, तो इसका जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, फिर अब गवर्नमेंट 26-27 के समय इसको कंक्लूड हैं वो यहाँ पे कैरी आउट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों यहाँ पे अनाउंस कर रहा है यहाँ सेंसस के बारे में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट है उसी का लीडरशिप के अंदर में सेंसस का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ करता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सेंसस के बारे में, इसको अच्छे से आप रीड कीजिए। और जो हमारा जो लोकसभा का जो सीट्स हैं वो फ्रीज हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 84th है, तो ये सब आपको अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि कब कब किस अमेंडमेंट के थ्रू सीट्स हैं उनको फ्रीज रखा गया, और आने वाले सेंसस के थ्रू जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको एडजस्ट वो कर दिया गया। टोटल सीट्स तो आप देखिए कि फ्रीज था, बट इंटरनल जो एडजस्टमेंट है वो कैरी आउट हुए थे हर एक स्टेट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्टाम्पीड के बारे में है, भगदड़ जो होती है, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में लास्ट 1 ईयर के दौरान में अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे पब्लिक एक जगह इकट्ठा हुआ और वहाँ पे स्टाम्पीड का सिचुएशन हुआ, वहाँ पे भगदड़ मचती है। तो ये क्या शो करता है? शो करता है कि हमारा जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो जो बेसिकली किसी भी पब्लिक यहाँ पे मीटिंग के रिगार्डिंग में जो परमिशन ग्रांट करते हैं, तो आप देखिए कि उनके द्वारा प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होता है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर कैरी आउट नहीं करते हैं। एक तो ये रीजन हो सकता है। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स पब्लिक भी अपना एथिकल बिहेवियर को ना शो करना, कि जो मोर यहाँ पे अगर पर्सन है तो किस तरीके से बिहेवियर को शो करना है, तो इस वजह से भी स्टाम्पीड का सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। कहाँ पे ये हुआ है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, जो कल हमने आईपीएल के बारे में डिस्कस किया था, आरसीबी नाम का जो टीम जो बेंगलोर का टीम है उनका विक्ट्री हुआ था, तो उसी के सेलिब्रेशन के समय में इस तरीके से 35,000 का उस एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है उसका कैपेसिटी है, बट वहाँ पे जो लोगों का प्रेजेंस था 2 लाख के आसपास था। तो 2 लाख के आसपास आप देखिए कि प्रेजेंस से यहाँ पे कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है, जो प्रेजेंस है आई थिंक 3 to 4 टाइम्स मोर है। तो इस वजह से ऐसा इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। एग्जाम के पर्पज़ से आपको यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? एक तो आप देखिए कि एम चिन्नास्वामी के बारे में मेंशन है, तो कौन हुआ करते थे? क्या कोई ये पॉलिटिकल पर्सन है? क्या कोई फेमस पर्सनैलिटी हैं? एम चिन्नास्वामी बेसिकली एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, कर्नाटका से बिलोंग करते थे। उन्हीं के मेमोरी के रूप से यहाँ पे जो स्टेडियम है उनका जो नेम है वो किया गया है। वैसे अगर हम बात करें बेंगलोर सिटी के बारे में, बेंगलुरु भी उसको बोला करते हैं। बेंगलुरु सिटी के जो फाउंडर पर्सन है वो कौन है स्टूडेंट्स? अगर आपको पता हो तो इसके बारे में आप देखिए कि 1537 के समय एक पर्सन हुआ करते थे, नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा हैं। नादा प्रभु केम्पेगौड़ा हैं। जब भी आप बेंगलोर विजिट करोगे तो उनका वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर इनका स्टैचू है वो भी लगा हुआ है। नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स विजयनगर एम्पायर के गवर्नर हुआ करते थे। इनके द्वारा इस बेंगलुरु सिटी है उसको सेटअप किया गया था, और इसको सेटअप किया गया गार्डन सिटी के रूप से डेवलप किया गया। काफ़ी अच्छे से आपको प्लांट वे के अंदर सिटी देखने के लिए मिलता है। हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके हब के रूप से भी हम इसको इस सिटी को देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स कोविड-19 के जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो राइज सिचुएशन के अंदर में हैं, तो आपको भी हेल्थ का जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए। कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट है तो प्रॉपर अपना टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू आप कैरी आउट कीजिए।
आज आप देखिए कि इन्वायरमेंटल डे है। आज जो 5 जून का जो डे होता है उसको हम इन्वायरमेंट डे के रूप से ऑब्जर्व करते हैं। और अभी रिसेंटली जो केरल का जो कोस्ट है वहाँ पे आप देखिए कि एक कंटेनर शिप है वो भी अपना डैमेज हुआ था, तो उसकी जो डेब्रीज हैं उसको शो किया गया है कि त्रिवेंद्रपुरम का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके द्वारा कैसे जो डेब्रीज हैं उनको कलेक्ट किया गया है। इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो केरल के अंदर में जो शिप का जो इंसिडेंट सामने आया था उसी के रिगार्डिंग में एक और न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया है। स्टेट का जो पेज है वहाँ पे कि आने वाले समय में जो सागर संपदा नाम से जो वेसल है, कौन सा वेसल है स्टूडेंट्स? सागर संपदा। सागर संपदा जो वेसल है वो किसका है? बेसिकली फिशरीज ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। ये हमारा जो सेंट्रल मेराइन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा उसको कैरी आउट किया जाता है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा भी अपना एक्सपेडिशन है वो कैरी आउट होगा इस रीजन के अंदर में। इकोलॉजिकल कैसा डैमेज हुआ है, बायोकेमिकल का किस तरीके से डैमेज है केरल के उस कोस्टल एरिया के अंदर में। एनजीटी के वहाँ पे भी शिवमोटो कोग्निजेंस वो लिया गया था इस केस का। एनजीटी ने जो कंटेनर का जो कंपनी है उनसे पूछा है कि कुछ कंटेनर्स में आप इंफॉर्मेशन बताइए। कुछ का तो पता है कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रेजेंस था, रबर का वहाँ पे प्रेजेंस था, और कुछ अदर जो वहाँ पे अगर हेजार्डियस कोई केमिकल प्रेजेंस है तो उसका इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए जिससे कि उनको प्रॉपर वे के अंदर में मेराइन इन्वायरमेंट है, कोस्टल मैनेजमेंट है, उसको कैरी आउट है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में कि मानसून सेशन कंडक्ट होगा, जुलाई 21 है वो बताया गया है। क्या प्रोसेस हुआ करता है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री सेशन के अनाउंसमेंट की रिगार्डिंग में? तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो कमेटी है या पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं जो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मन किया जाता है पार्लियामेंट्री सेशन का। सम्मन होने के बाद में आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री हैं पार्लियामेंट्री अफेयर वो पब्लिक डोमेन के अंदर इंफॉर्मेशन को बताती हैं कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर में जो मेन वर्क है वो देखने के लिए मिलेगा मानसून किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन का। और फिर उसके दौरान में शेड्यूल है वो प्रिपेयर होते हैं, वहाँ पे जो स्पीकर हैं उनका लीडरशिप होता है, हाउसेज के अंदर में कैसा बिजनेस है वो कंडक्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, टूल्स हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के, क्वेश्चन आवर हैं, जीरो आवर हैं, डिस्कशन प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स मानसून सेशन के अंदर ही यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई 21 के समय कंडक्ट होगा। तो उस दौरान में जो जज हैं, एक जज हैं जिनके अगेंस्ट में एलिगेशंस थे, करप्शन के एलिगेशंस तो नहीं कह सकते बट उनके हाउस के वहाँ पे आप देखिए कि टू मच मनी का रिकवरी हुआ था, कैश मनी का रिकवरी हुआ था, तो उनका इम्पीचमेंट का जो मोशन है उसको भी यहाँ पे प्रपोज किया जा सकता है। इम्पीचमेंट से पहले हो सके कि जज अगर आप देखिए कि अपना रिजाइन है वो भी कर सकते हैं। अभी तक इंडिया के अंदर में किसी भी जज को रिमूव है वो नहीं किया गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू में। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी को लाया गया। पॉलिसी का बेसिक मैंडेट यही है कि रूरल एंड ट्राइबल जो कम्युनिटी के एरियाज हैं वहाँ पे लोगों का जो होम स्टे है, जो टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जा सके। तो होम स्टे का प्रोसेस को लाया गया है। इवन जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, बस्तर का जो रीजन है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। तो स्टूडेंट टूरिज्म को बूस्ट करना बेसिक यहाँ पे गवर्नमेंट का एक यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी के थ्रू में। ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, ट्राइबल कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है छत्तीसगढ़ के अंदर में। वैसे हमारे कंट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं, टोटल नंबर्स जो हाईएस्ट हैं वो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश के अंदर में है हाईएस्ट हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो संख्या है। और अगर हम नंबर ऑफ पीवीटीजी के बारे में बात करें कि पीवीटीजी किस स्टेट के अंदर में हाईएस्ट है स्टूडेंट, तो उड़ीसा के अंदर में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पीवीटीजी हैं वो उड़ीसा के अंदर हैं, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर में हैं। यूपीएससी ने ये जो क्वेश्चन है पीवीटीजी का वो यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी किस स्टेट में है। 2019 के प्रीलिम्स पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या इन्वायरमेंट का जो क्राइसिस है इंडिया के अंदर में क्या एग्जैजरेबेट का सिचुएशन के अंदर में है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आज इन्वायरमेंट डे है। प्लास्टिक पोल्यूशन आज के इन्वायरमेंट डे का थीम है, 25 के इन्वायरमेंट डे का। लास्ट ईयर क्या थीम था स्टूडेंट्स? लास्ट ईयर जो थीम था वो बेसिकली लैंड रिस्टोरेशन के बारे में था।
इन्वायरमेंटल क्राइसिस के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो 3 एरियाज के अंदर में आपको जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं वो देखने के लिए मिलती हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। एक तो आप देखिए कि कार्बन का एमिशन होना, कार्बन का एमिशन होना, एक तो ये आपको जो क्राइसिस देखने के लिए मिलेगा। सेकंड जो क्राइसिस है वो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, वो कंटिन्यूस है बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस। और थर्ड आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा पोल्यूशन लेवल का इंक्रीज होना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर एक तरीके का पोल्यूशन का यहाँ पे इंक्रीज होना। क्राइसिस आप देखिए कि डीपन सिचुएशन के अंदर में है, अवेयरनेस होने के बाद में भी आपको क्राइसिस है वो अपना एग्जैजरेट सिचुएशन के अंदर में कंटिन्यूस इंक्रीजिंग सिचुएशन में देखने के लिए मिलेगा। लोगों को अवेयरनेस भी है, अवेयरनेस समय के साथ में और इंक्रीज हुआ है। बट अगर हम बात करें हमारे जो 1-2 जनरेशन पहले जो लोग हुआ करते थे वो मोर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल आपको उनका प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। 2015 से लेकर 2024 ये 10 ईयर के गैप का अगर हम CO2 का जो एमिशन है उसको अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में 10% के आसपास CO2 का जो एमिशन है वो इंक्रीज हुआ है। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर में CO2 एमिशन है वो 10% इंक्रीज हुआ है। क्या इंडिया के अंदर भी इंक्रीज हुआ है? यस स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर भी CO2 का एमिशन है वो इंक्रीज हुआ। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, इसमें क्या यहाँ पे कैसे लॉस हुआ, मास लेवल के ऊपर एक्सटिंक्शन प्रोसेस होना, इकोलॉजी का डिस्टरबेंस होना, डिफोरेस्टेशन होना, वेटलैंड का डिग्रेडेशन होना। तो काफ़ी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पोल्यूशन के रिगार्डिंग में दिल्ली हमारा जो कैपिटल एरिया है वहाँ पे एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी कंटिन्यूस डिक्लाइन होना। वाटर पोल्यूशन तो आप देखिए कि वाटर हमारे यहाँ पे जब रिपोर्ट्स आती हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है जो अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर में, मैक्सिमम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं वहाँ पे जो वाटर के अंदर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पाई गई हैं। आर्सेनिक का प्रेजेंस मिलता है काफ़ी सारा, जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्या रीजन है इसके रीजन्स क्या हैं, क्यों यहाँ पे कार्बन का एमिशन ज़्यादा हुआ, क्यों बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ और पोल्यूशन भी क्यों देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारा जो फोशियल फ्यूल का ऊपर डिपेंडेंसी है, हमारा फोशियल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है, चाहे गैस हो चाहे ऑयल्स हो, उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। 70% जो इंडिया के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन हुआ करता है वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे जो प्रोसेस बताए गए हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर में, आप देखिए कि कंटिन्यूस उनका डिक्लाइन कर रहे हैं हम। फॉरेस्ट एरिया का जो सिचुएशन है, और फिर फॉरेस्ट एरिया का डेफिनेशन बदल दी जाती हैं कि वो डेफिनेशन को बदल के बता दिया जाता है कि फॉरेस्ट कवरेज है वो इंक्रीज हुआ है। आने वाले समय में आप देखिए कि डेफिनेशन ऐसे भी बदल दिया जाएगा, कहीं पे भी जो पेड़ दिखेगा उसको गवर्नमेंट अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में। काफ़ी बार आपको फॉरेस्ट एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो टोटल जो कवरेज है, जो मोर इम्पोर्टेंट जो डेंस फॉरेस्ट है उनको कंटिन्यूस कट किया गया है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप की गई हैं। तो ये लोड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ हैं। अवेयरनेस तो इंक्रीज हुआ बट उसके साथ साथ ऐसा डैमेज भी हुआ है। सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट नया जो पॉलिसी है, नया जो स्कीम्स हैं वो लाई जा सकती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स 2011 में जब सेंसस कंडक्ट हुआ था तो हमारे यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स का संख्या है वो कितना था, 8.23। टोटल पॉपुलेशन के 8.23% जो पर्सन है वो सीनियर सिटीजन थे। कौन होते हैं सीनियर सिटीजन? आप देखिए कि वो पर्सन जिन्होंने 60 प्लस का एज है उसको अचीव कर लिया है और वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन का कैटेगरी के अंदर में आया करते हैं। क्या सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट के ऊपर या सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर एक बर्डन है? तो आप देखिए कि बर्डन तो नहीं है, बर्डन तो नहीं है। बट अगर हम बात करें या स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ अदर एरियाज़ के अंदर में जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है, जैसे कि जब एक पर्सन सीनियर सिटीजनशिप का जो एज है उसको अचीव करता है तो उसको हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ का रिक्वायरमेंट हुआ करता है। हेल्थ के अलावा आप देखिए कि उनको बेटर जो कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो अपना यहाँ पे जो लाइफ है उसको हेल्दी वे के अंदर में जी सकें। तो गवर्नमेंट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताया गया कि इतना परसेंटेज सीनियर सिटीजन हुआ करते थे। समय के साथ में एजिंग भी इंक्रीज होगा। 2047 के समय जब हम आप देखिए कि जब इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो 20% के आसपास पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन का कैटेगरी के अंदर में रहेगा।
तो उसी को देखते हुए यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। राष्ट्रीय वयोश्री जो योजना है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन का, जिनको की इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर में लाया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। 5 ईयर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कंप्लीट हुए हैं। किसके कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स? इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के, सॉरी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के, कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो बोथ कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया। फ्यूचर के समय बोथ कंट्रीज हैं जो कम्बैट फोर्सेज के अंदर में टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट को भी कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में अपना जो कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट करेंगे। फिर इसके अलावा आप देखिए कि इंडो पैसिफिक के जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे इंडिया का प्रेजेंस है, और इंडो पैसिफिक के अंदर में इंडिया अपना कोऑपरेशन है उसको बूस्ट किया है। तो इंडो पैसिफिक के अंदर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं वो अपने रिलेशंस को अच्छे से बूस्ट कर सकें। कल का हमने एडिटोरियल देखा था कि यूएस का जो शैडो है उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हुए यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपना डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करें। नेवल फोर्सेस के बारे में वहाँ पे कहा गया था। अभी रिसेंटली मालदीव का नाम का जो कंट्री है वहाँ पे भी अपने बोट्स हैं वो डोनेट किए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और इंडिया का तो कोऑपरेशन आप देखिए कि डिफेंस के अलावा भी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा जो कोऑपरेशन है पर्सन टू पर्सन भी है। बोथ कंट्रीज़ क्रिकेट के आप देखें कि काफ़ी अच्छे जो स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी हमारे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो विजिट किया करते हैं, इंडियन पर्सन है वो अपना वर्क को कैरी आउट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है आपको डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यूरेनियम इनके द्वारा इंडिया को प्रोवाइड किया जाता है। यूरेनियम के एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ में। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको कि हरेस असोल्ट है वो किया गया, तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंसर है वो मांगा गया है। बेसिकली यहाँ पे एक पेटिशन के रिगार्डिंग में जर्नलिस्ट के द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा सैंड माइनिंग का जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसका एक रिपोर्ट है वो किया था। तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में कंटिन्यूस डेट वायलेंस या हरेसमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, ये आपको होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो कहाँ पे कंडक्ट होगा, ब्राज़ील के अंदर में कंडक्ट होगा। हमारे पीएम सर हैं वो विजिट के लिए जा सकते हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर में ये मीटिंग है वो कंडक्ट होगा। अब यूएस आप देखिए कि इस मीटिंग को कंटिन्यूस मॉनिटर है वो करेगा, क्योंकि यूएस एक तो ब्रिक्स का भी पार्ट नहीं है, और कंटिन्यूस ब्रिक्स के द्वारा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं यूएस का जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में, जैसे कि डॉलर को रिप्लेस करते हुए एक न्यू करेंसी है उसको यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में, जब ब्रिक्स कंट्री हैं जो ट्रेड को कैरी आउट करें तो उस करेंसी को यहाँ पे यूज करें। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से यूएस का जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। अभी रिसेंटली G7 का भी मीटिंग कंडक्ट होगा और इंडिया को उसके अंदर में इनवाइट नहीं किया गया। इंडिया वैसे आप देखिए पार्ट तो नहीं है बट इनवाइटेड हुआ करता है। मैक्सिमम मीटिंग्स के अंदर में इंडिया को इनवाइट किया जाता है इनवाइटी मेंबर के रूप से। तो स्टूडेंट्स, ब्रिक्स और G7 का यहाँ पे कंपैरिजन है वो भी किया गया है। ब्रिक्स और G7 का जो कंपैरिजन है वो भी किया गया है। तो आप देखिए कि ब्रिक्स और G7 के कंपैरिजन को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं वो कितने हैं, 11 कंट्रीज हैं। पहले तो 5 ही हुआ करते थे, पहले तो 4 ही हुआ करते थे, फिर आप देखिए साउथ अफ्रीका को जब ज्वाइन किया गया तो 5 बने 2011 के समय में। तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 11 तो मेंबर हैं, यहाँ पे G7 के अंदर में 7 मेंबर हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है ब्रिक्स। ऐसे भी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर में, प्रीलिम्स के अंदर में, कि 50%, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था ऐसे ही, 50% तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन को कवर करता है। 39% जो ग्लोबल जीडीपी है उसको कवरेज करता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे G7 के बारे में, G7 पॉपुलेशन का कवरेज तो नहीं है उनका 50%, काफ़ी कम है उनका पॉपुलेशन का वो, पर जीडीपी आप देखिए कि इनका 30% है। तो ब्रिक्स का आप देखिए कि ब्रिक्स वन काइंड ऑफ सुपर सीड किया है। तो ब्रिक्स यहाँ पे मोर जो डाटाज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे पॉपुलेशन हो, ट्रेड हो, जीडीपी हो। अगर हम बात करें मेंबर्स के बारे में तो G7 के मेंबर कौन कौन हैं, G7 के मेंबर हैं स्टूडेंट्स, कनाडा है, कनाडा के अलावा फ्रांस है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जर्मनी है, इटली है, इटली है,
जापान है। अब आप देखिए कि 5 हुए, यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड यूएसए भी है, यूके और यूएसए भी है। तो इस तरीके से 7 कंट्रीज हैं। ब्रिक्स के अंदर में कौन कौन इसका पार्ट है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली 5 कंट्री, बाद में अदर कंट्रीज को यहाँ पे जोड़ा गया था। सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ईरान है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ईरान है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है और स्टूडेंट्स यहाँ पे है इथोपिया। तो ऐसे 11 कंट्रीज हैं। अर्जेंटीना को ऐड किया गया, बट नए जो पॉलिटिकल पर्सन वहाँ पे पावर के अंदर में आए थे, तो वो एंटी चाइना उनका पॉलिसी है। तो आप देखिए कि वो इस तरीके के कंट्रीज जिस भी ग्रुप में ये अंदर हैं उनके साथ में रिलेशन को नहीं मेंटेन करेंगे। वो अर्जेंटीना के पॉलिटिकल पर्सन का स्टेटमेंट था और उनके द्वारा फिर डिनाई कर दिया गया था ब्रिक्स का मेंबरशिप। तो यूएस के कंसर्न्स हैं, यूएस एंटी जो प्रोसेस के रूप से ये सेटअप हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि लास्ट ईयर कहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हुआ था ब्रिक्स का? कजान नाम का जो सिटी है वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हुआ था। इंडियन पॉलिटिकल पर्सन गए थे वहाँ पे और इंडिया और चाइना का जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिला था। उसके बाद में कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो भी कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ, उसके बारे में भी रिलैक्सेशन है वो एग्जिस्टेंस में आई। और इंडिया और चाइना के जो डिफरेंसेस थे वो भी रिजोल्व हुए हैं। 50 ईयर्स अभी आप देखिए कि हमारा रिलेशनशिप को कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया को एक प्रेसिडेंसी है वो मिला है। प्रेसिडेंसी किसका मिला है बेसिकली? तो आप देखिए कि प्रेसिडेंसी मिला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है, उसका प्रेसिडेंसी किसको मिला है? इंडिया को मिला है। तो इंडिया के यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होगा। हमारे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता है। 1998 के समय इंडिया के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया था। साइंस के सेक्टर के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के रिगार्डिंग में ये है, जिसमें अकेडमिक हैं, मेंबर्स हैं, उनका प्रेजेंस हुआ करता है। स्टूडेंट्स G7 जो ब्रिक्स का मीटिंग है उसके मोटो को भी यहाँ पे जो मोटिव जो रहेगा, मेन थीम रहेगा, उसको भी रिलीज किया गया है। स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन ग्लोबल साउथ, की ग्लोबल साउथ के अंदर में स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन ग्लोबल साउथ, कोई कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है ग्लोबल साउथ में, और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल जो गवर्नेंस है उसको सेटअप करना है। तो ब्राज़ील के लीडर के द्वारा ये रिलीज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज का जो न्यूज़पेपर है जिसके अंदर इन्वायरमेंट डे के बारे में मेंशन है, 3-4 एडिटोरियल्स पब्लिश हुए हैं इन्वायरमेंट डे के बारे में कि इन्वायरमेंटल हेल्थ के जो प्रोसेस हैं उसके रिगार्डिंग में कैसे हम कैरी आउट करें। प्लास्टिक पोल्यूशन है वो मेन यहाँ पे थीम रखा गया है। प्लास्टिक हर एक जगह है और प्लास्टिक की वजह से आप देखिए कि हेल्थ के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। हेल्थ के जो इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जो नया जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनको एम्ब्रेस करने का ज़रूरत है, जिससे कि एक्सपोसोमिक्स जो हैं, जिससे कि हम कम्प्लीटली जो डिजीज़ का जो पिक्चर्स है उसको कैरी आउट कर सकें। इन्वायरमेंटल डिजीज बर्डन जो कि WHO के द्वारा 2002 के समय स्टार्ट किया गया, उसके अंदर में डिजीज, इंजरीज, रिस्क फैक्टर्स हैं उनको वहाँ पे एनालाइज करते हुए 2021 के समय फिर आप देखिए कि साइकिल के थ्रू बताया गया कि कैसे 88 रिस्क फैक्टर हैं इन्वायरमेंट के अंदर में जो रोल प्ले करते हैं डिजीज, इंजरी और रिस्क फैक्टर के रिगार्डिंग में। डेली एडजस्टमेंट, जो ओल्ड डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स हैं उनको भी वहाँ पे री एडजस्टमेंट है वो किया गया। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का हेल्थ के ऊपर में क्या इम्पैक्ट हुआ करता है, उन सभी के एनालाइज के बारे में डिस्कशन है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट? क्वेश्चन आप देखिए कि डायरेक्टली तो मेंस के अंदर चांसेस हैं वो काफ़ी कम हैं, प्रीलिम्स के अंदर में भी काफ़ी कम चांसेस हैं कि यहाँ से किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है वो बने। जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी मेंशन है कि जो ग्लोबल जीनोम प्रोजेक्ट था 1990 से लेकर 2003 तक का, उसके बारे में बताया गया कि कैसे उसने हमारा जो जेनरिक ओरिजिन और डिजीज़ का जो जेनरिक ओरिजिन है उसके रिगार्डिंग में एक रिवोल्यूशनाइज जो प्रोसेस है उसको सेटअप किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बायो हैप्पीनेस, इंडिया के अंदर में बायो हैप्पीनेस है वो किस तरीके से अचीव हो, तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में राइटर ने सौम्या मैम हैं, सौम्या स्वामीनाथन मैम हैं, उनके द्वारा
अरुणाचल के प्रदेश के बारे में बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे कैसे जो डाइवर्सिटी है, जो ग्रीनरी है, डाइट के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर में मेंशन ये है कि हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे स्टिल जो डाइटरी जो कंजप्शन है उसके अंदर में मिलेट्स हैं, जो आपको आपको वाइल्ड फ्रूट्स हैं, जो ग्रीन लीफ का जो वेजिटेबल्स हैं उनका प्रेजेंस हुआ करता है। नीसी एंड एपतानी नाम का जो ट्राइब है, नीसी एंड एपतानी नाम का जो ट्राइब है, वो अपना जो न्यूट्रिशनल नॉलेज है उसको एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के रूप से अपना जो लोकल फूड्स हैं उसके अंदर में यूज़ किया करते हैं, और उसी के थ्रू उनका जो डाइट के अंदर में ये प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या इंडिया क्या काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? यस स्टूडेंट, 2% हम ग्लोबल 2.4% ग्लोबल लैंड है उसको कवर करते हैं। फिर भी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 8% जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, 2.4% टोटल लैंड कवर करते हैं, 8% बायोडाइवर्सिटी है। 17th हमारे यहाँ पे मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो हैं उसके अंदर में इंडिया का रैंक आपको देखने के लिए मिलेगा। 36 ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर में जो 4 इंडिया के अंदर में प्रेजेंट हैं, और कंटिन्यूस आपको जो फूड क्रॉप का जो डाइवर्सिटी है वो भी आपको इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है। फूड क्रॉप का जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है, एक एक इलाके के अंदर में डिफरेंट है। उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो बताई गई हैं कि राइस है, वीट है और मेज हैं। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो 50% वर्ल्ड का जो प्लांट बेस कैलोरीज हैं उसके अंदर में इन्हीं का जो डोमिनेशन है वो हुआ करता है। बट स्टूडेंट्स, ओवर द ईयर्स हमें यहाँ पे इन जो डाइटरी हमारा जो लोकल प्रैक्टिस है उनको बूस्ट करने का ज़रूरत है। लोकल हमारे यहाँ पे जो नेगलेक्टेड एंड अंडर यूटिलाइज स्पीसीज हैं उनको पॉपुलराइज करने का ज़रूरत है, तो उसको बताया गया। यहाँ पे हर एक एरिया का जो जैसे कोली भील्स हैं ईस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु के अंदर में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर में जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो लोकल डाइटरी प्रैक्टिस है, क्रॉप प्रैक्टिस है, उसको इंक्लूड करने का ज़रूरत है। इंडिया ऑलरेडी आप देखें कि यूएन का जो मिलेट का ईयर है, श्री अन्न योजना है जो इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया था प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। मिलेट मिशन हमारे यहाँ पे चलाया गया है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में। उड़ीसा के वहाँ पे मिलेट मिशन चलाया गया जिससे कि जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको हेल्थ के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनको वो अवेलेबल रहा, जिसमें बाजरा है, रागी है, ज्वार है, जिनको वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू भी बूस्ट है वो किया गया। तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, बायो हैप्पीनेस है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके को रिलेशन को बताया गया है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इन्वायरमेंटल डे को हम ऑब्जर्व करें, बायोडाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करें यहाँ पे, और हमारे जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको बेटर वे में यूटिलाइज करें। फिर 2-3 एडिटोरियल और हैं। एक क्लीन एनर्जी के बारे में है। एनर्जी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम रीड कर चुके थे कल के ही वहाँ न्यूज़पेपर में। वुमेन्स कैसे एम्पावर करेंगी ग्रीन बिजनेस के अंदर में, क्योंकि आप देखिए वुमेन्स का तो काफ़ी बड़ा रोल है हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन का। वुमेन्स के द्वारा किसी भी तरीके से आपको जो टू मच आप देखिए कि ऐसा जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा कि इन्वायरमेंटल को कोई डैमेज को वो कैरी आउट करें। तो स्टूडेंट्स, इंडिया का जो टेक्सटाइल का जो सेक्टर है उसमें कैसे यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, जो यहाँ पे आप देखिए कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको बूस्ट किया जाए, तो उसके बारे में फिर मेंशन किया गया है कि कॉटन के थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कैरी आउट हो सके। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसको कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाए, तो प्रोडक्टिविटी जो सर्कुलरिटी है उसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन है इस एनवायरमेंटल डे के रिगार्डिंग में। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया का एक इनिशिएटिव था जिससे कि मिडिल ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी को सेटअप करते हुए यूरोप के साथ में मेडिटेरियन सी के थ्रू कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाए। रेल और आप देखिए कि सी का ये यहाँ पे प्रोजेक्ट था, पर जैसे ही G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर में हुआ था ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। इंडिया का बेसिकली आप देखिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर के रूप से था। प्रेजेंट समय में जो ट्रेड कहाँ से पास होता है, प्रेजेंट समय में इजिप्ट के वहाँ पे जो सुएज कैनाल का एरिया है उसके थ्रू जो ट्रेड है वो पास होता है। सुएज कैनाल के थ्रू इजिप्ट को काफ़ी सारा जो रेवेन्यू है वो भी वहाँ पे रिसीव होता है। जैसे ही आप देखिए कि ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया, विद इन द 1 मंथ या कुछ डेज के अंदर में ही गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे वायलेंस होता है।
जो हमास के जो पर्सन है वो इजराइल के अंदर में अटैक करते हैं, फिर इजराइल काउंटर अटैक करता है। तो वेस्ट एशिया का जो प्रेजेंट क्राइसिस सिचुएशन है उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूस डिले प्रोसेस के अंदर में है, ये बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, क्या इंडिया का जो यहाँ पे ये इनिशिएटिव था इसी को काउंटर करने के रिगार्डिंग में ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया हो किसी ग्लोबल या एंटी इंडिया जो राइवलरी रखने वाले जो कंट्री हैं उनके द्वारा? इसमें आप देखिए कि इजिप्ट के वहाँ पे एक रेवेन्यू लॉस हो सकता है, और ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको ये काउंटर करेगा हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट के थ्रू रेल के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वहाँ से मेडिटेरियन सी के थ्रू आप देखिए कि उसका सी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा किसी भी ट्रेड का। एड ग्रुप्स हैं वहाँ पे इजराइल फोर्स के द्वारा हमला किया गया, तो उन्होंने भी अपना फूड डिलीवरी सिस्टम है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे क्रीमिया के बारे में है, कैसा भी डैमेज है वो नहीं रहा है ब्रिज के ऊपर में, जो कि यूक्रेन का फोर्सेज के द्वारा अंडरग्राउंड जो ब्लास्ट है वो किया गया था। स्टूडेंट, जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अंदर में, उनके द्वारा कहा गया है कि यूएस का जो न्यूक्लियर डील है ईरान के अगेंस्ट में है, कम्प्लीटली ईरान के अगेंस्ट में है। तो ताइनामेन स्क्वायर का जो वहाँ पे आप देखिए कि प्रोटेस्ट था चाइना के अंदर में 1989 के दौरान में, उसके रिगार्डिंग में यूएस के जो पर्सन है उनके द्वारा कुछ रिमार्क किया गया जिसको कि चाइना ने कंडेम है वो किया है। और यूएस के लीडर के द्वारा चाइना के अगेंस्ट में स्टेटमेंट है कि चाइना का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको डील करना टैरिफ प्रोसेस के थ्रू, टैरिफ को डबल किया जाए तो भी डील करना वन काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट वे है। स्टूडेंट्स, एक बांग्लादेश के डेवलपमेंट के बारे में था कि वहाँ पे मुजीबुर रहमान नाम के जो पॉलिटिकल पर्सन हुआ करते थे, जो बांग्लादेश लिबरेशन के हीरो थे, उनको फादर ऑफ बांग्लादेश के स्टेटस से भी रिमूव किया है। करेंसी के ऊपर भी उनका जो फोटोज है उसको रिमूव है वो किया गया जाएगा। अभी वहाँ पे डिसीजन है वो हुआ है। रसिया के पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनके द्वारा आने वाले समय के अंदर में कीव के रिगार्डिंग में आप देखिए कहा गया है कि वो अच्छे से रिटेलिएट करेंगे। अभी रिसेंटली यूक्रेन के द्वारा कुछ जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए थे रसिया के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।